प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा में दोस्तों आपके सीधे पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आपको क्लास को दोस्तों साथ साथ में वॉच करना है, प्रत्येक प्रश्न के साथ में आपको आंसर भी बताना है, जिससे दोस्तों आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर होने वाली है। तो बिना किसी देर के हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से सात्विक शब्द का विलोम शब्द क्या है? रजोगुणी, सादर, सतोगुणी या फिर तामसिक? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सात्विक शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा गया है। तो सात्विक शब्द के विलोम शब्द की बात करूं दोस्तों, चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है तामसिक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके दोस्तों अच्छे से वॉच करके आपको आंसर बताना है, ताकि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आप दोस्तों एनालिसिस कर सके। तो तामसिक दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में ल प्रत्यय है? गरल में, अमल में, विमल में या फिर कमल में? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ल प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है? देखिए हिंदी में देखिए प्रत्येक प्रश्न का आपको एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि एज इट इज यही प्रश्न आपसे पूछा जाए। हो सकता है थोड़ी से दोस्तों शब्द आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, लेकिन एनालिसिस जब आप करोगे तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमल शब्द में कोई भी प्रत्यय और उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि कमल एक मूल शब्द है। विमल में देखिए बात करें करेक्ट आंसर की, तो वी उपसर्ग, ठीक है ना, वी उपसर्ग और मल आपके दोस्तों यहाँ पर मूल शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पे अमल की बात करूं, यहाँ पर भी ल प्रत्यय नहीं है, जबकि गरल जो है, गरल के अंदर दोस्तों आपके ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? आरटेट 2011 और इसके अलावा न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वृक्ष धन छाया, वृक्ष दन छाया, वृक्षच दन छाया और वृक्ष दन छाया, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वृक्ष छाया का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। देखिए वृक्ष छाया जब भी आपके जो प्रश्न पूछा जाए, तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्ष धन छाया, इसमें ना तो किसी प्रकार का विसर्ग लगेगा। ये जो च आप देख रहे हैं इसका दोस्तों आगम होता है, क्योंकि प्लस के बाद में देखिए आपके छ है, और जब भी छ आए तो दोस्तों च का आगम हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? जेएलओ 2019 में पूछा गया है। तो पहला है, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, उसने गाना गाया। तो संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल भी होना चाहिए और संदिग्ध यानी संदेह की स्थिति भी होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं। बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, खरीदने की ये तो भविष्य काल की बात होगी। वो शायद पढ़ाई करने के लिए कोटा जाए, अभी तक गया नहीं है, वो जाएगा, तो ये भी आपके भविष्य काल की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन है, उसने गाना गाया, उसने गाना गा लिया है, यानी ये भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, यानी कि कर भी रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और करते होंगे, यानी संदिग्ध की भी स्थिति है। तो जो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? यानी कि 3 वाक्यों में सकर्मक है और एक में अकर्मक नहीं है, वही आपको पहचाना है। तो पहला ऑप्शन है, जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, और चौथा है, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? तो जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, यहाँ पे तो देखिए सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया है, फोन करवाया यानी ये भी आपके दोस्तों सकर्मक क्रिया है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, यही बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक कौन से में नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो अकर्मक है, यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया को पूछा है। तो यहाँ पे पिताजी ने, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, अकर्मक कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया, यानी कि बाकी तीनों आपके अकर्मक है, बाकी तीनों अकर्मक है, जबकि दोस्तों सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया ये सकर्मक के अलावा दोस्तों आपके प्रेरणार्थक क्रिया भी है। जब भी दोस्तों कोई कार्य दूसरों से करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक के अलावा दोस्तों सकर्मक भी है, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया, आप गांव से कब आए, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए मध्यम पुरुष सर्वनाम का। तो देखिए सर्वनाम आपके देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके दोस्तों अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो मध्यम पुरुष की बात हो रही है, यानी सामने वाले की बात हो रही है, तो सामने वाले की जब भी बात हो वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी आप गांव से कब आए, ये दोस्तों सामने वाले के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी या फिर काठ? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए।
कौन सा यहाँ पर दोस्तों तत्सम शब्द प्रयोग में लिया गया है। आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इसके अलावा देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर की तो कूप, कूप आपके दोस्तों तत्सम शब्द है, क्योंकि कूप का जो तद्भव होगा वो देखिए आपके कुआ होगा, कुआ दोस्तों आपके इसका तद्भव होगा, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कूच और कूच युग्म का सही अर्थ कौन सा है। उरोज और सेना, सेना और स्थान, उरोज और प्रस्थान या फिर स्थान और कली। कूच और कूच का आपको सही युग्म बताना है। तो यहां पर बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कूच का अर्थ होता है दोस्तों उरोज और इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रस्थान, तो तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला पूछा गया है जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। निराकार, अगोचर, निर्गुण या फिर निर्विकार। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एकल शब्द से संबंधित यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे दोस्तों अगोचर कहा जाता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछा गया निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है। और दोस्तों काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलत करेंगे। ये हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में भी पूछा गया और वापस से 2022 में रिपीट हुआ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सिद्ध, कठोर, विहित या फिर आदृत, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। काफी सारे विद्यार्थी दोस्तों सिद्ध को करेक्ट कर देंगे, लेकिन दोस्तों वो गलत हो जाएगा। इसी कारण दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निषिद्ध का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो विहित होगा, विहित होगा दोस्तों। 10 में से केवल 2 अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गंधसार, मल्ल यज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्याय किसके हैं। मेंढक के, नाव के, चंदन के या फिर मोहर के। वीडियो जैसे बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, तो ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची है। तो देखिए ये दोनों आपको मालूम नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये मालूम है श्रीखंड, श्रीखंड किसका पर्यायवाची है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बाकी ये दोनों दोस्तों आपके लिए नहीं हो सकते हैं, तो ये तीनों ही दोस्तों आपके चंदन के पर्यायवाची है। हो सकता है दोस्तों अगली बार दोस्तों ये आपके ये दोनों दे दे, श्रीखंड की वजह से आप इसका आंसर दे पाएंगे, चंदन के पर्यायवाची है, तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया किस क्रमांक का शब्द आपके प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण, पाहन, उपल या फिर उत्पल। प्रस्तर यानी पत्थर के पर्यायवाची इनमें से कौन से नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है। तो प्रस्तर यानी पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से, पहले तो ये देखते हैं। तो पाषाण आपके प्रस्तर का पर्यायवाची है, पाहन आपके पर्यायवाची है, उपल भी आपके पर्यायवाची है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्पल है, उत्पल देखिए आपके कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते दोस्तों जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अंकक, गायक, तैराक या फिर पावक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से शब्द में आपके अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो देखिए अंकक, अंकक में आपके अक प्रत्यय हैं, गायक में आपके अक प्रत्यय हैं, पावक में आपके अक प्रत्यय हैं। लेकिन देखिए जो तैराक शब्द है, तैराक का देखिए इस प्रकार से बनेगा, देखिए एक तो तेर प्लस आंख, यहाँ पे अक प्रत्यय नहीं है बल्कि आंख प्रत्यय है, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार या फिर प्रकाशित। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, प्र उपसर्ग इसमें से किसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रज्वलित, यहाँ पे प्रधन ज्वलित, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। प्रचार में आपके प्र उपसर्ग है, प्रकाशित में यहाँ पे प्र उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष जो आपके शब्द है, यहाँ पे देखिए प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्षी, और शायद इसका दोस्तों अक्षी बनेगा क्योंकि ये अपवाद शब्द होता है। तो यहाँ पे आपके प्रति उपसर्ग न कि पर उपसर्ग, तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अचार, आचार, विचार या फिर प्रचार। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए आचार, विचार और प्रचार, यहाँ तीनों में देखिए आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों अचार जो है, अचार दोस्तों है यहाँ पर दोस्तों कोई भी उपसर्ग इसमें प्रयोग नहीं है, ये एक प्रकार की संज्ञा है। तो पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। पवित्र, नीरस, पुरस्कार या फिर अंतत्वगत्वा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया कौन सा है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए नीरस, पुरस्कार और अंतत्वगत्वा, इन तीनों में देखिए आपके स्वर संधि नहीं है। जबकि पवित्र जो है वो देखिए इस प्रकार से पो धन इत्र, पो धन इत्र, इस प्रकार से दोस्तों ये बनेगा, और इसमें अयादि संधि है जो कि स्वर संधि का ही भाग है। तो पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए परम धन उत्सव, परम धन उत्सव दोस्तों इस प्रकार से ये बनेगा। और इसमें देखिए कौन सी संधि है? तो बिल्कुल दोस्तों गुण संधि। जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्नलिखित में से अपादान कारक प्रयोग क्रमांक है। अपादान कारक का प्रयोग किसमें किया गया है? गुरुजी से पूछो, मैं चाकू से फल काटता हूं, वह हवाई जहाज से लंदन पहुंचा और पुजारी कुत्ते से डरता है। अपादान कारक किसमें प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया। क्लास के एंड में बताना तो 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो यहाँ पे देखिए अपादान कारक का प्रयोग दोस्तों कौन से क्रमांक में है? तो देखिए पुजारी कुत्ते से डरता है। जहां पर भी दोस्तों डरने के अर्थ में प्रयोग होता है और अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक का प्रयोग होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। दोस्तों आपके पारिभाषिक शब्दावली से 2 प्रश्न मिनिमम दोस्तों पूछे जाएंगे, तो इनको भी दोस्तों अच्छे से आपको ध्यान करना है। हर क्लास में दोस्तों 2 या 3 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ऐसे हम लेके आएंगे, जहां से सीधे आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑथेंटिक के लिए दोस्तों हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? सौंदर्य बुक, प्रामाणिक, सही या फिर प्रमाणित? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों प्रमाणिक। जिसने भी सही किया दूसरा ऑप्शन उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया रीइंबुर्समेंट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, आपूर्ति या फिर संपूर्ति? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। रीइंबुर्समेंट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीइंबुर्समेंट के लिए जो सही हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रतिपूर्ति। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों क्षतिपूर्ति गलत होगा, जिसने भी क्षतिपूर्ति किया है उनका यहाँ पर गलत होने वाला। प्रतिपूर्ति इसका आंसर जो है हो जाएगा। और इसको अच्छे से वॉच करना दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला पूछा गया हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या फिर हलवानी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। छोटी और बड़ी मात्रा का ही फर्क है दोस्तों, अच्छे से वॉच करना है इसको। केवल छोटी और बड़ी मात्रा का ही फर्क है। अगर अच्छे से नहीं देखा तो इसका आंसर दोस्तों आप गलत दे देंगे। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हलवाई शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हलवाइन होगा। इसमें देखिए बड़ी मात्रा आपकी नहीं लगेगी, तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे देखिए दौड़ना एक प्रकार की क्रिया है और किसी भी प्रकार का कर्म यहाँ पे प्रयुक्त नहीं है। तो जो यहाँ पर भी दोस्तों कर्म आपके नहीं हो, वहां पर हमेशा अकर्म क्रिया का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ओखली, टोटका, टेटवा या फिर किवाड़? सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देशज शब्द कौन सा है? और क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में लिए गए और डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। पूरा सिलेबस दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का आपका यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो देशज शब्द की बात हो रही है तो दोस्तों टेंटवा दोस्तों आपके देशज शब्द है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा निम्नलिखित में से विद्या और विदा का सही अर्थभेद आपको बताना है। तो पहला है ज्ञान और ढंग, दूसरा है ढंग और ज्ञान, तीसरा है रीति और ज्ञान और चौथा ज्ञान और विज्ञान। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विद्या और विदा का सही अर्थभेद आपको बताना है। देखिए इस विद्या का अर्थ तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ज्ञान है, ज्ञान है। और इस विदा का अर्थ दोस्तों ढंग, यानी कि दोस्तों काम करने का तरीका या ढंग। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? पहले का दोस्तों ज्ञान और दूसरे का ढंग, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? चिरंजीव, पुत्र, दीर्घजीवी या फिर शतायु? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आयुष्मान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो कौन से क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? देखिए चिरंजीव जो है वो आयुष्मान का पर्यायवाची है, दीर्घजीवी भी है, शतायु भी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है? तो पुत्र दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अलग है, ये आपके आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड 2025 जो आपके दोस्तों सितंबर के अंदर पेपर होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। 25 में से कितने आपने करेक्ट किया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना है और अपने सभी साथियों में शेयर कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली दोस्तों क्लासेज आपकी इसी तरह की चैनल पर लगने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।